जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र वासुरे वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे द्वारा वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है IBPS AFO मेंस। कौन सी एग्ज़ाम के लिए? IBPS AFO मेंस एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है और ये सीरीज़ आज से ही स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। चलिए आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम इन सभी सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल हैं। आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के बारे में आपको कुछ भी डाउट हो या पूछना हो, किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ ड्रिप इरिगेशन? जो ड्रिप इरिगेशन है उसकी जल उपयोग दक्षता कितनी है? वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ ड्रिप इरिगेशन। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से? 65%, 95%, 75%, 85% या 100%, ठीक है ना। अब इनमें से हमें सही आंसर को लगाना है कि ड्रिप इरिगेशन की वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी होती है, जल उपयोग दक्षता कितनी होती है, ठीक है। तो मैं आपको ड्रिप इरिगेशन के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसका सही आंसर बताऊँगा आपको, ठीक। किसका सही आंसर क्या है? चलिए हम ड्रिप इरिगेशन के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इसके फैक्ट होते हैं, ठीक, क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, जो ड्रिप इरिगेशन होती है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक। यदि हिंदी में बात करें तो ड्रिप इरिगेशन क्या टपक विधि भी कहते हैं, टपकाव विधि भी कहते हैं, बूंद बूंद विधि भी कहते हैं, ठीक है ना। और यदि इंग्लिश में यदि ड्रिप इरिगेशन को देखें तो किन किन नामों से? ड्रिप इरिगेशन को हम कहते हैं माइक्रो इरिगेशन, ठीक, ट्रिकल इरिगेशन या लोकेलाइज्ड इरिगेशन, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन की और क्या नाम है? देखिए, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, लोकेलाइज्ड इरिगेशन या फिर ट्रिकल इरिगेशन, ये सभी किसके नाम है? ड्रिप इरिगेशन के नाम है, ठीक है। परीक्षा में यदि चारों से क्वेश्चन आए, ठीक है ना, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि चारों को क्या क्या है? ड्रिप इरिगेशन ही कहेंगे, ठीक है। हिंदी में बूंद बूंद विधि या टपक विधि या टपकाव विधि, ठीक है। ये देखिए, बूंद बूंद विधि इसलिए कहते हैं इसको कि बूंद के रूप में पानी जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसे बूंद बूंद विधि भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो ये विधि है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है ना, इसकी खोज किसने की? सिमचा ब्लास ने की है, ठीक है ना। कौन से वैज्ञानिक ने ड्रिप इरिगेशन की खोज की, आविष्कार किया है? तो सिमचा ब्लास ने किया है, ठीक है। किस देश से किया है? तो इजराइल से। कहाँ से इसका आविष्कार हुआ है? तो इजराइल से। देखिए, मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, और ये हमेशा कहाँ से पूछा गया है? यहीं से, ड्रिप इरिगेशन से। कैसा कि ड्रिप इरिगेशन का आविष्कार किस देश ने किया है या किस देश से हुआ है, ठीक है ना। कहाँ से हुआ है? इजराइल से हुआ है, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम पूछो तो कौन से वैज्ञानिक? सिमचा ब्लास, ठीक। कब किया? 1959 में, ठीक है ना। सिमचा ब्लास ने ड्रिप इरिगेशन का आविष्कार इजराइल में कब किया? 1959 में, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए जो ड्रिप इरिगेशन है या माइक्रो इरिगेशन है, इसके फादर कौन है, तो क्या लगाएंगे? लक्ष्मण राव। कौन है? कानूरी लक्ष्मण राव। इन्हें क्या कहा जाता है? भारत में माइक्रो इरिगेशन के पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। देखिए, ड्रिप इरिगेशन से और भी जुड़े कुछ फैक्ट हैं, ठीक है। कौन कौन सी बातें? कि ड्रिप इरिगेशन की वाटर यूज एफिशिएंसी मैं आपको बताऊंगा कितनी होती है। कितनी होती है? तो 90 से 95% वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, ठीक है ना। अच्छा, जल उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं? जब बूंद बूंद पानी जाता है जड़ों में पौधों की, ठीक है ना, पौधे यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इस विधि के द्वारा जब हम सिंचाई करते हैं तो लगभग 90 से 95% जो जल हम पौधों को दे रहे हैं, ठीक है ना, उसका लगभग 90 से 95% भाग पौधे उपयोग में ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब पानी वेस्ट नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जल उपयोग दक्षता। किसके? ड्रिप इरिगेशन की, ठीक है ना। सिंचाई की आधुनिक विधि है, ठीक है। एक ये पॉइंट आप याद रखना ड्रिप इरिगेशन में, ठीक। फिर पूछा जाता है ड्रिप इरिगेशन किन फसलों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है या उपयुक्त रहती है, ठीक है ना। किसके लिए सूटेबल रहती है ड्रिप इरिगेशन? तो फल वाली सब्जियां, फल और सब्जियां, ठीक है ना, फल और सब्जियों के लिए ड्रिप इरिगेशन सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है ना। या फिर जिन फसलों को हम ज़्यादा अंतराल पर लगाते हैं, ठीक है ना, उन फसलों के लिए भी कौन सी विधि उपयोग होती है? ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन या लोकेलाइज्ड इरिगेशन मेथड। किसी भी नाम से क्वेश्चन आए, आंसर केवल एक रहेगा, ठीक। आ गया समझ में आपको? चलिए
आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा था वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी है ड्रिप इरिगेशन की, तो कितनी है 95%। ठीक, एक और क्वेश्चन पूछा गया है ड्रिप इरिगेशन से कि इसमें पानी की बचत कितनी होती है, वाटर सेविंग कितना होता है इसमें। ठीक है ना, तो होता है 50 से 70% पानी बचता है इसमें। किसके कंपैरिजन में, जब हम फ्लड मेथड का यूज़ करते हैं सिंचाई के लिए, पूरे खेत में पानी छोड़ देते हैं ना, या फिर क्यारियाँ बनाकर सिंचाई करते हैं, ठीक है ना, उनके कंपैरिजन में कितना 50 से 70% पानी बचता है यदि ड्रिप इरिगेशन से हम सिंचाई करें। किसमें, फलों में, सब्जियों में, ज़्यादा दूरी पर लगाई जाने वाली फसलों में। ठीक है ना, तो कितना 50 से 70%। उन क्षेत्रों के लिए भी जहाँ पर ढालू क्षेत्र है, ढलान बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, अब देखिए जिन क्षेत्रों में ढलान बहुत ज़्यादा है, ये हमारा क्षेत्र है, ठीक है ना, फील्ड है। ठीक, अब ये देखिए इसका स्लोप कैसा है, ऐसा है। ठीक, ऐसा स्लोप है इसका। ठीक, अब हमने क्यारियाँ बना दी, इस पर खेत में क्यारियाँ बना दी, सिंचाई की नालियाँ। ठीक है ना, अब हम जैसे ही पानी देंगे, पानी हमने छोड़ा इन क्यारियों में, ठीक है ना, तो पानी बहुत स्पीड से नीचे आएगा। ठीक है ना, जहाँ से ढाल शुरू हो रहा है उधर से इधर की तरफ ढाल है, उधर तरफ आएगा पानी। ठीक है ना, मतलब ऐसा ढाल है तो पानी इधर से इधर बहुत स्पीड से आएगा। तो जब पानी स्पीड से आएगा तो क्या अपने साथ मिट्टी भी लाएगा, मिट्टी लाएगा ना। अब मिट्टी लाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर इरोजन होगा, मृदा अपरदन होगा, मृदा का कटाव। ठीक है ना, सोइल इरोजन होगा, और ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए अब क्या करेंगे हम, वहाँ पर सिंचाई की कौन सी विधि उपयोग करेंगे, तो वहाँ पर सिंचाई की कौन सी विधि, ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन या लोकलाइज्ड इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन। देखिए मैं बार बार नाम ले रहा हूँ इसलिए कि आपको यहीं इसी क्लास में नाम मैक्सिमम याद हो जाए। ठीक है ना, कि अब यदि जब बाद में यदि पढ़ाई करें तो आपको मैक्सिमम चीज़ें यहीं पर क्लास में क्लियर हो जाए और बाद में डाउट ना रहे। ठीक है, तो इसके वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी, 95%। ठीक, किन फलों किन के लिए उपयुक्त होती है, फसलों के लिए, तो फलों के लिए, सब्जियों के लिए। ठीक, किन क्षेत्रों के लिए, जहाँ पर पानी की कमी है। ठीक, पानी की कमी है वहाँ पर किस विधि का उपयोग करेंगे, ड्रिप इरिगेशन का। क्यों, क्योंकि इसमें पानी कितना बच रहा है, 50 से 70% पानी बच रहा है। तो उन क्षेत्रों में कौन सी विधि अपनाएंगे हम, ड्रिप इरिगेशन। हमारे लिए तो अच्छी बात है, पहले पानी हमको पीने को नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, ठीक, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे। ठीक, क्योंकि हमको पानी चाहिए, हमको भी चाहिए, पौधों को भी चाहिए। ठीक, दोनों को पानी चाहिए, किसी को हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं आप। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर था हमारा 95%। ठीक, चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा रिलेटेड टू। ठीक है ना, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, इंसेक्ट दिख रहा है आपको, हरा इंसेक्ट दिख रहा है, वो क्या है, हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा है। ठीक है ना, पूछा हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा इन ऑप्शन जो दिए मतलब इन फसलों से इनमें से किससे संबंधित है, हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा किससे संबंधित है या किससे संबंध रखता है। ठीक है ना, धान से या राइस, वीट गेहूँ से, कॉटन या कपास से, शुगर केन या गन्ने से, ग्राम या चने से। ठीक है ना, इन फसलों में से किससे हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा रिलेटेड है। ठीक है ना, तो डायग्राम से आपको समझ में आ गया हो किससे है, चने से। किस फसल से संबंधित हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा, तो चने से। देखो हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा के बारे में कुछ बातें, ठीक है ना, जो एग्जाम में पूछी जाती है। ये तो इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, ग्राम पोड बोरर। क्या कहेंगे हिंदी में इसे, ग्राम पोड बोरर। ठीक है ना, हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा को क्या कहा जाता है हिंदी में, ग्राम पोड बोरर। ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है ना, फली छेदक, चने का फली छेदक। मैक्सिमम जितनी भी दलहनी फसलें होती है, पल्सेस क्रॉप्स, उनमें कौन लगता है, फली छेदक। ठीक है ना, पोड बोरर। ठीक है, अब यह किसका है, चने का, इसलिए इसे चने का फली छेदक या ग्राम पोड बोरर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा, कॉमन नेम ग्राम पोड बोरर। ठीक है ना, क्या करता है, यह चने के अंदर जाता है, फल के अंदर एक छेद करता है। ठीक है ना, होल बना, कैसा होल, गोल, बिल्कुल ऐसा रहता है राउंड में। ये देखो, ये दिख रहा है आपको राउंड में। ठीक है ना, इसकी कौन सी स्टेज डैमेज करते हैं, तो लार्वा स्टेज। कौन सी स्टेज, लार्वा स्टेज इसकी डैमेज करती है। होल बनाएगा, अंदर जाएगा, चने खा जाएगा, अंदर का चना पूरा खा जाएगा। किसान के लिए क्या छोड़ देगा, हरा पौधा हरा पौधा छोड़ देता है। ठीक है ना, हार्वेस्टिंग करने जाएगा तो किसान को क्या मिलेगा, कुछ नहीं, जीरो। जो बोया तो पहले खा गया लार्वा, तो इसका कंट्रोल करना क्या है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना, तो कंट्रोल कैसे करना है, किसका स्प्रे, आजकल तो किसान सब स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो किसका, ट्राइजोफास। ठीक है ना, ट्राइजोफास का स्प्रे कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड है ट्राइजोफास 40 cc का। ठीक,
ठीक। उसके स्प्रे करने से ग्राम पोर्ट बोरर का हम रोकथाम या कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। अगर समझ में आपको, इसका सिम्टम से ही होता है, ठीक है ना। लार्वा स्टेज इसकी डैमेज करती है, ठीक है ना। चने की जो फली रहती है उसके अंदर छेद करती है और अंदर का चना जो रहता है दाना उसे खा जाती है, ठीक है ना। साथ ही साथ पत्तियों को भी खाती है, ठीक। और क्या करती है, फूलों उनको भी नुकसान पहुंचाती है, ठीक। देखो अब जो ये कुछ और फसलें हैं इनके भी बता देता हूँ मैं आपको। एक दो इंसेक्ट पेस्ट जो मेजर है जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। कभी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। ग्राम को क्या कहते हैं हम, चिकपी भी कहते हैं, बंगाल ग्राम भी कहते हैं, ठीक है ना। ग्राम को तो हमने देख लिया, हेलिकोवर्पा अर्मिजेरा या ग्राम पोर्ट बोरर। अच्छा, इसमें एक और लगता है क्या, कौन सा, कट वर्म। कौन सा लगता है इसमें, ग्राम में एक और लगता है, कौन सा, कट वर्म, ठीक है ना। चने की इल्ली जिसे कहते हैं, हिंदी में पढ़ा होगा आपने, चने की इल्ली, ठीक है ना। ये क्या करती है, तने के पास से पौधे को काटती है, ठीक है ना, कुतरना शुरू करती है, फिर ऊपर आते और पत्तियों को भी कुतर कर खा जाती है, ठीक है ना। ऐसे नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। देखिए दोनों में डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, ठीक है ना। कैसे, जो फली छेदक है ना वो फली में छेद करेगा और चने को खा जाएगा, लेकिन जो चने की इल्ली है, ठीक है ना, होती दोनों लार्वा है। कैसे, दोनों लार्वा, इल्लियाँ ही होती दोनों, ठीक है ना। पोर्ट बोरर की भी और किसके, कटवर्म की भी, दोनों इल्लियाँ ही रहती है। लेकिन एक क्या करती है, फली में छेद कर रही है और दूसरी क्या कर रही है, तने के पास से पौधे को काट रही है या खा रही है, ठीक है ना। शुगर के अंदर होता है पायरिल्ला कीट, दीमक कीट, ठीक है ना। ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। शुगर कैन का जो मेजर कीट है या इंसेक्ट है वो कौन सा है, पायरिल्ला, ठीक। कॉटन या कपास, ठीक है ना। कपास में कौन है, देखिए इसमें बोलवर्म्स होते हैं अलग अलग प्रकार के। इसमें देखिए पिंक बोलवर्म है, ठीक है ना, स्पॉटेड बोलवर्म है, अमेरिकन बोलवर्म है, ठीक है ना। फिर रेड कॉटन बग है, इसके मेजर इंसेक्ट है कॉटन के। गेहूँ में तक वही, गेहूँ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं पाई जाती है कीटों की। इनकी जब स्टोरेज करते हैं ना तभी इनकी दिक्कत हमको देखने को मिलती है, धुन की और इनकी। लेकिन यदि फिर भी आ जाए, क्वेश्चन पूछ ले आपको गेहूँ का निम्नलिखित कीट कौन सा है, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या रहेगा, टर्माइट, दीमक, ठीक है ना। गेहूँ का प्रमुख कीट यदि पूछा जाए तो ऑप्शन में यदि टर्माइट दे तो आप टर्माइट को क्या कर देना, चूज कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि टर्माइट सही माना जाता है दीमक के लिए, ठीक है ना। यदि टर्माइट का अटैक हुआ है गेहूँ की फील्ड में, ठीक है ना, तो जिस पौधे पर इसका अटैक हुआ है, ठीक है ना, तो कैसा हो जाएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो जाएगा, पूरा व्हाइट हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। याद रखना ये इसका मेजर सिम्टम्स है कि दीमक का अटैक होने पर गेहूं का पूरा पौधा सफ़ेद पड़ जाता है, ठीक है। और जब आप उसे क्या करेंगे, उखाड़ेंगे हाथ से, ठीक है ना, किसे, गेहूं के पौधे, तो उसकी जड़ें गायब रहेगी, नीचे से पूरी जड़ें खा जाती है दीमक, ठीक। राइस के भी कुछ इंसेक्ट हैं जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं, धान को, ठीक है ना। कौन से, हिस्पा है इसका, ठीक, जो पत्तियों को क्लोरोफिल खा जाता है, ठीक। फिर गंदी बग है जो मिल्किंग स्टेज में क्या करती है, अंदर का बालियों का दूध चूस लेती है और नुकसान पहुंचाती है, ठीक। ब्राउन प्लांट होपर है, ठीक, राइस के अंदर। ये कुछ मेजर इंसेक्ट पेस्ट थे इन क्रॉप के, याद रखना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, एग्रो फॉरेस्ट्री कंबाइंस, ठीक। एग्रो फॉरेस्ट्री कंबाइंस, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, ठीक है ना, इसको देखते हैं पहले कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। देखिए जितनी भी हमारी फील्ड क्रॉप्स रहती है, ठीक, जितनी भी हमारी फील्ड क्रॉप्स रहती हैं वो कौन कौन सी फील्ड क्रॉप, गेहूँ हो गई, चना हो गई, सरसों हो गई, मक्का हो गई, ज्वार हो गई, बाजरा हो गई, जितनी भी हमारी फील्ड क्रॉप है, ठीक है ना। साथ ही साथ सब्जियां हो गई हमारे, ठीक है ना। उसके बाद फल वृक्ष हो गए, छोटे फल वृक्ष, ठीक है ना, वो इनको, ठीक है ना, इनको किनके साथ, जो बड़े वृक्ष रहते हैं ना उनके साथ में उगाकर खेती करना या उगाना या प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है, ठीक है। जितनी भी हमारी फील्ड क्रॉप्स रहती है, फील्ड क्रॉप्स जनरली क्या होती है, फूड क्रॉप्स रहती है हमारी, ठीक है ना, एनुअल रहती है, ठीक है ना। तो इनको किनके साथ, वृक्षों के साथ उगाकर खेती करना क्या कहलाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है, ठीक। इसके लिए अब एरिया कितना चाहिए, हमें बहुत बड़ा एरिया चाहिए, ठीक है ना। हालांकि छोटे एरिया में भी ये कर सकते हैं, ठीक है ना। आय यदि आपको ज़्यादा प्राप्त करनी हो तो, ठीक है ना, तो एग्रो फॉरेस्ट्री को आप अपना सकते हैं, बढ़िया साधन है आय कमाने का, ठीक। तो क्या हो रहा है, देखिए हमने देखिए डायग्राम देखिए, हमने क्या लगाया, मक्का भी लगाया है, पेड़ भी लगा दिए, दोनों साइड आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। और भी क्रॉप्स हमने लगाई है, ठीक है ना। अब जब हम इतनी सारी क्रॉप लगाएंगे, क्या क्या हमारी फील्ड क्रॉप भी लगा रहे हैं,
फूड क्रॉप्स मतलब फूड क्रॉप्स भी हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ छोटे फल वृक्ष भी हम उगा रहे हैं वहीं उसी एरिया में, ठीक है ना, उसी ज़मीन पर, ठीक। उसी ज़मीन पर हम सब्जियां भी लगा रहे हैं, ठीक। उसी ज़मीन पर हम बहुमूल्य वृक्ष भी लगा रहे हैं। कैसे? जिन वृक्षों से हमें रबर प्राप्त होता है, टिम्बर प्राप्त होता है, ठीक है ना, इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती है, ईंधन प्राप्त होता है, ठीक है ना। ऐसे वृक्ष भी उसी जगह पर उगा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मैक्सिमम यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, अब देखिए जब इतनी सारी हम लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो कैसा रूप दिख रहा है, इसका फॉर्म कैसा दिख रहा है हमको, बहुत कॉम्प्लेक्स जटिल दिख रही है, ठीक है ना। इसकी संरचना कैसी दिख रही है हमको, जटिल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है कि बहुत सारी फसलें, एक फसल नहीं है, हमें सभी फसलों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, अलग अलग फसल पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारी फसलें दिख रही हैं हमको, स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है इसका, कॉम्प्लेक्स, जटिल, संयुक्त, ठीक है ना। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या, जमीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब इतनी सारी फसलें हैं तो ध्यान तो सभी पर देना पड़ेगा हमको, ठीक। अच्छा, एग्रो फॉरेस्ट्री से कुछ फैक्ट आते हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। क्या? सबसे पहले तो आप इसको ध्यान रखना कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, ठीक है ना, ये टर्म किसने दिया था, एक रिसर्च सेंटर है उसने टर्म दी थी, क्या, जॉन बेन ऑफ कनाडास इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, ठीक। अच्छा, एग्रो फॉरेस्ट्री के आपसे पूछा जाए फादर कौन है, डायरेक्ट पूछा जाए कि एग्रो फॉरेस्ट्री के फादर कौन है, इंडिया या किसी कंट्री का नाम नहीं दे और डायरेक्ट पूछा जाए कि एग्रो फॉरेस्ट्री के फादर कौन है, तब क्या लगाएंगे, जे रसेल, ठीक है ना। कौन है? जे रसेल स्मिथ फादर है, ठीक है। इनकी एक बुक है, कौन सी बुक है इनके, अ परमानेंट एग्रीकल्चर, ठीक है ना। 1929 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी, अ परमानेंट एग्रीकल्चर। इस बुक के अंदर इन्होंने क्या बताया था, एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी थी। कौन सी, अ परमानेंट एग्रीकल्चर बुक 1929 में लिखी इन्होंने। किसने लिखी है बताओ, किसने लिखी, जे रसेल स्मिथ ने लिखी, ठीक है ना। 1929 में इन्होंने इस बुक में एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री का फादर कहा जाता है वर्ल्ड में, ठीक है ना। अब यदि इंडिया में पूछा जाए कि इंडिया में कौन है, तो पीके रामचंद्रन नायर जी को क्या कहा जाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री का पिता माँ कहा जाता है या जनक कहा जाता है। कहाँ पर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। आ गया समझ में। देखो अब जब हम ये देखो, देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था एग्रो फॉरेस्ट्री कंबाइंस, मतलब इन ऑप्शन में से एग्रो फॉरेस्ट्री किन बातों के लिए सही है। देखो मैक्सिमम यूज ऑफ लैंड, तो हमने देखा बहुत सारी क्रॉप लगा रहे हैं, फल भी लगा रहे हैं, सब्जियां भी लगा रहे हैं, फूल भी लगा देंगे, ठीक है ना, फूल क्रॉप्स भी लगा देंगे, खाने वाली फसलें, ठीक है। अब जब इतनी फसलें लगा रहे हैं तो जमीन का क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम यूज ऑफ लैंड। तो पहली बात क्या हो गई साबित, तो ये तो सही है ऑप्शन, ठीक। दूसरी बात, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मोर कॉम्प्लेक्स देन मोनोकल्चर, ठीक। मोनोकल्चर क्या होता है, एक वर्ड आया है यहाँ पर, मोनोकल्चर। देखिए हम जब एक ही फसल को बार बार लगाते हैं हर सीज़न में, ठीक है ना, क्या करेंगे, एक ही फसल को बार बार ग्रो करेंगे, लगाएंगे, तो क्या हो गया, मोनोकल्चर। जैसे मान लो कि मैं गेहूँ लगा रहा हूँ तो हर सीज़न में गेहूँ बो दूंगा, क्या हो गया, मोनोकल्चर। जैसे कहीं क्षेत्रों में धान लगाई जाती है तो धान लगा दे, तो क्या हो गया, मोनोकल्चर। कहीं सरसों तो सरसों, हर सीज़न में सरसों, ठीक है ना, चावल तो चावल, ठीक है ना। तो कुछ भी आए तो ये क्या हो गया, मोनोकल्चर। मतलब एक क्रॉप ले रहे हैं पूरे वर्ष में, ठीक है ना, लेकिन हर सीज़न में लेंगे, याद रखना, पूरे साल में हम एक ही साल, मतलब जो हमारा साल रहेगा वहाँ पर क्या एक ही क्रॉप उगाएंगे हर सीज़न में, खरीफ रबी जायद तीनों सीज़न में क्या करेंगे, उसी क्रॉप को लेंगे हम। तो क्या हो गया, मोनोकल्चर। अब मोनोकल्चर में जब एक ही क्रॉप ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं, एक फसल ले रहे हैं, ठीक है। कितनी फसल ले रहे हैं, एक फसल ले रहे हैं, मतलब एक ही क्रॉप है ना, ठीक, एक ही क्रॉप है। अब फील्ड पे हमको ज़्यादा दिखेगी नहीं क्रॉप, केवल एक ही क्रॉप दिखेगी। लेकिन जब एग्रो फॉरेस्ट्री को हम एडॉप्ट करते हैं या अपनाते हैं, किसे, एग्रो फॉरेस्ट्री को, तो यहाँ पर क्या है, फल भी है, फूल भी है, सब्जियाँ भी है, ठीक है ना, फूड क्रॉप्स भी है। तो ये कैसा दिखता है, संघनित रूप दिखता है, पूरा संयुक्त। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, किसके तुलना में, मोनोकल्चर की तुलना में, क्योंकि मोनोकल्चर में एक ही फसल है, सिंपल सी बात, ठीक। तो ऑप्शन क्या है इसके, बोथ ए एंड बी। तीसरा जो सी ऑप्शन है वो क्या है, सही, कि ज़्यादा ज़्यादा भूमि का उपयोग तो हो रही है, ठीक भैया। ये संयुक्त तो भी बहुत सारी फसलें हैं, ठीक है ना, संयुक्त तो दिखता है, संघनित रूप दिखता है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है ना। आ गया समझ में आपको एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक। इसके बेनिफिट यदि आपसे पूछे तो सिंपल, यदि हम देखें इसके बेनिफिट क्या हो जाएंगे एग्रो फॉरेस्ट्री के, भैया जब ज़्यादा से ज़्यादा फसलें हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिलेगी,
ठीक है ना। प्रोडक्ट मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कौन सा प्रोडक्ट, भोजन हमें ज़्यादा मिलेगा, ईंधन मिलेगा, ठीक है ना। उत्पाद मिलेंगे, कैसे उत्पाद, टिम्बर जैसे, रबर जैसे, ठीक है ना, ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, ठीक। फिर क्रॉप फेलियर नहीं होगा, कैसे, क्रॉप फेलियर क्या होता है, देखो नेचुरल डिजास्टर होता है या फिर सूखा हो गया, बाढ़ हो गई, ठीक है ना, ओले गिर गए, देखते हैं ना, पढ़ते हैं ना बारिश के समय में कि ओले गिरने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, ठीक है ना, तेज हवा से फसल बर्बाद हो गई, यहाँ पर सूखा गिरने से अकाल आ गया, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक आपदाओं से क्या होता है, यदि हमने मोनोकल्चर को अडॉप्ट किया, ये है ना मोनोकल्चर, यदि इसको अपनाया हमने तो क्या होगा, एक ही क्रॉप लिए, अब मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ, प्राकृतिक आपदा है, तो वो फसल तो हमें नष्ट हो गई, हमारी आय का साधन क्या हुआ, समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब हम जीवन निर्वाह करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा साधन है हमारे पास नहीं है ना, किसान के पास है क्या, नहीं है। तो ऐसे में यदि हमारे पास एग्रो फॉरेस्ट्री का काम रहता, मतलब बहुत सारी क्रॉप रहती, कैसे, फल भी रहते हैं, फूल भी रहते हैं, यदि कोई फसल नष्ट होती, ठीक है ना, तो दूसरी से आय मिल जाती, ठीक है ना, दूसरी होती, तीसरी से मिल जाती, एक के बाद एक, मतलब कोई ना कोई तो आय दे देता आपको, ठीक है ना, इनकम आपकी चालू रहती है, बंद नहीं रहती, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो इसके बेनिफिट हो जाते हैं, क्रॉप फेलियर कम हो जाता है, ठीक। दूसरा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सोइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है ना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब कुछ नहीं होता, ये होता है कि जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को क्या करना, बनाए रखना, सस्टेन करके रखना, ठीक है ना, मतलब वैसी की वैसी बनाए रखना, ठीक है ना, कम नहीं होने देना उसको। कम कैसे होगी, जब हम केमिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड और इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी क्या होगी सोइल की, कम होगी। तो हमको इनका नहीं करना है, सभी जितनी भी ये होती है जैविक विधियाँ उनको अपनाना है, ठीक है ना, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, ऑर्गेनिक मेन्यूर्स हो गए, ठीक है ना, इनको एडप्ट करना है, इनको अपनाना है, ठीक है ना, ये होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आ गया समझ में आपको। तो ये था हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। द टर्म ट्रू स्टमक इज यूज्ड फॉर विच स्टमक, जो ट्रू स्टमक जो शब्दावली है किसके लिए उपयोग की गई है, इन चार भागों में से, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम या एबोमेजम, ठीक है, किसके लिए यूज़ की गई है। देखो, जो एक रूमिनेंट पशु होता है, जुगाली करने वाला पशु, जो उसका आमाशय होता है ना, वो चार भागों में बटा होता है। जैसे हमारा आमाशय कैसा है, पेट, एक ही भाग है केवल, पेट, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम पशु जैसे चबाते थोड़ी भोजन को, हम बैठ के न चबा रहे भोजन को, ठीक है ना, हम नॉन रूमिनेंट है, ठीक, बिना जुगाली करने वाले। लेकिन जो पशु होता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है ना, ये जुगाली क्रिया करते हैं, ठीक। तो इनका जो आमाशय रहता है वो कैसा रहता है, संयुक्त, कॉम्प्लेक्स रहता है, कैसा रहता है, संयुक्त आमाशय। तो इसके कितने भाग रहते हैं, चार, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ठीक, चार भाग रहते हैं। एक एक भाग में आपको समझाते चलता हूँ क्या क्या है, फिर इसका सही आंसर जो होगा वो आप खुद ही पता लगा लेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए, पशु ने चारा खाया, देखिए कितने मजे से खा रही है और देख रही कैमरे की तरफ, मैं भी और ये भी, ठीक। देखिए चार भाग, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ठीक। जैसे इसने चारा खाया तो सबसे पहले किस भाग में जाएगा, र्यूमेन में जाएगा, ठीक। र्यूमेन क्या होता है, यह आमाशय का पहला भाग है। पहला प्रश्न तो है, आमाशय का पहला भाग कौन, र्यूमेन, ठीक। दूसरा, जब पशु स्पीड से पहली बार, जब जैसे हम उसको आहार देंगे तो बहुत स्पीड से खाएगा पहली बार, ठीक है ना। तो स्पीड से क्यों खाता है, क्योंकि वो स्टोर कर रहा है खाने का भी, ठीक है ना, उसको डर रहे कि उसके साथ वाला उसका खाना लेके उड़ाने ले, ठीक है ना, इसलिए वो जल्दी जल्दी बाजी में बहुत सारा खाना खा लेता और कहाँ स्टोर कर लेता, अपने र्यूमेन के अंदर, पहले भाग में आमाशय के, ठीक है ना। इसलिए र्यूमेन को स्टोरेज हाउस या संग्रहण ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टोरेज हाउस या संग्रहण ग्रह, किसे, र्यूमेन को कहा जाता है, ठीक है। आया समझ में आपको। अब जब यहाँ स्टोर हो रहा है तो इसकी कैपेसिटी होगी, क्षमता, कितना खाना स्टोर कर लेगा अपने अंदर ये, तो कितना, 200 से 225 kg, कितना, 200 से 225 kg खाना अपने अंदर स्टोर कर लेता है, कौन, र्यूमेन, ठीक है। आ गया समझ में। अब दूसरा भाग कौन सा, दूसरा भाग इसका रेटिकुलम, ठीक है ना। देखिए, जो रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है ना, वो कैसा होता है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। किसके समान, मधुमक्खी का यदि आपने छत्ता देखा होगा कोम्ब को, तो उसके समान, इसलिए इसे हनी कोम्ब भी कहा जाता है, किसे, रेटिकुलम को। दूसरा भाग है आमाशय का, ठीक है ना। तो ये काम क्या करता है, जाली जैसा दिखाई देता है, मधुमक्खी का छत्ता देखा ना, जाली जैसा दिखाई देता है, शहद निकालने के बाद देखना आप, बिल्कुल वैसा जैसे जाली हो एक। तो इसका काम क्या होता है, जितने भी जब पशु चारा खाता है तो उसके साथ में कोई यदि गंदी सामग्री आ गई, कैसी, कागज़ आ गए, पॉलीथीन आ गए, कंकड़ पत्थर आ गए, क्या, उनको अलग करना, फिल्टर करना,
इसका काम रहता है, रेटिकुलम का काम रहता है, ठीक है। वहाँ से फिर खाना कहाँ जाता है, तृतीय आमाशय में, तीसरे भाग में, कौन सा, ओमेजम में। इसे नमी अवशोषक आमाशय कहा जाता है। देखिए ये है ओमेजम, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, नमी अवशोषक आमाशय। जो इसका स्ट्रक्चर है ना, यह पत्ता गोभी के समान है, ठीक है। पत्ता गोभी देखिए आपने, एक पूरी गोल रहती है, ठीक है ना, राउंड शेप में रहता है, कौन, ओमेजम, ठीक है ना। यदि इसको हम लेयर को निकालें और देखें तो क्या एक के बाद लेयर इसकी निकलती रहती है। जैसे पत्ता गोभी देखी है, जब हम उसे काटते हैं तो एक के बाद उसकी लेयर दिखती है ना, बस जैसे पत्ता गोभी काटेंगे देखेंगे ना, ठीक ओमेजम ऐसा ही दिखाई देता है, ठीक है। और जैसे बुक होती है ना हमारी किताब, उसके पन्ने भी जैसे पलट रहे हैं, ठीक है ना, एक के बाद एक पन्ने पलट रहे हैं, वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है किसका, ओमेजम का, ठीक। इसलिए इसे बुक स्टमक भी कहा जाता है, या फिर नमी अवशोषक आमाशय भी कहा जाता है, या पुस्तक आमाशय भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भोजन की 50% नमी अवशोषित कर ली जाती है, किसके द्वारा, ओमेजम के द्वारा। अब यहाँ से खाना कहाँ जाएगा, चतुर्थ आमाशय में, एबोमेजम में जाएगा, ठीक। वास्तविक रूप से जो आमाशय का चौथा भाग रहता है, एबोमेजम, यहीं पर भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, अच्छी प्रकार से पाचन होता है। इसीलिए इसे सत्यपेट या यथार्थ आमाशय या वास्तविक आमाशय भी कहा जाता है, किसे, एबोमेजम को, इंग्लिश में ट्रू स्टमक, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन यही था, जो ट्रू स्टमक है वो किसके लिए यूज होता है, तो हमारा आंसर क्या है, एबोमेजम। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चौथा आंसर हमारा क्या है, सही है, एबोमेजम, ठीक है। ह्यूमन से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्ट है, जो नवजात बछड़ा रहता है उसमें ह्यूमन का विकास किस उम्र से शुरू होता है, तो पूछा जाए तो क्या होगा, 15 से 20 दिन की उम्र से शुरू होगा। कितनी उम्र से शुरू होगा ह्यूमन का विकास नवजात बछड़े में, 15 से 20 दिन की उम्र से शुरू होगा। किस उम्र तक पूर्ण रूप से ह्यूमन विकसित हो जाएगा एक नवजात बछड़े में या नवजात शिशु में, ठीक है ना, तो कितने, लगभग 4 माह में, कितने, लगभग 4 माह में ह्यूमन का पूर्ण विकास हो जाता है एक नवजात बछड़े के शरीर में, ठीक है ना। इसलिए हम शुरुआत के कुछ 15 दिनों तक उसे कुछ भी हरा चारा, ठीक है, या किसी भी प्रकार का चारा नहीं देते, क्योंकि 15 दिन से कम उम्र तक वो ह्यूमन नहीं है उसके शरीर में, कौन सा है, एबोमेजम है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए, एरोमा ऑफ अर्थी स्मेल फर्स्ट शावर ऑफ मानसून इज ड्यू टू। देखिए जब पहली वर्षा होती है या पहली बारिश होती है, ठीक है ना, तो जो हमें खुशबू आती है, ठीक है ना, वो किसके कारण से होती है, वो प्रश्न में पूछा गया। तो बैक्टीरिया के कारण होती है, फंगस के कारण होती है, एक्टिनोमाइसिटिस के कारण होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, फिर इसका आंसर देखते हैं क्या है क्या नहीं। देखिए यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए क्वेश्चन, कि मृदा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा, तब आप क्या लगाएंगे, बैक्टीरिया। क्लियर, सिंपल, कुछ नहीं दे और आपको इतना बोले कि मृदा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा, बैक्टीरिया। यदि ऐसा पूछे अम्लीय मृदा में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती, तो तब आप क्या लगाएंगे, फंगस, हिंदी में कवक या फफूंद, ठीक है। अम्लीय मृदा में कौन, फंगस, ठीक। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, सूखी मृदा में सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाले सूक्ष्मजीव हैं कौन से, एक्टिनोमाइसिटिस, कौन से, एक्टिनोमाइसिटिस सूखी मृदा में या ड्राई सॉइल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और यही कारण है कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के पहले मिट्टी कैसी रहती है, ड्राई, सूखी है ना, अभी पानी गिरा नहीं है, पानी गिरने से पहले मिट्टी कैसे, सूखी। अब जब मिट्टी सूखी है तो उसके अंदर क्या है, एक्टिनोमाइसिटिस है, ठीक है ना। अब जब बारिश होगी तो इन्हीं एक्टिनोमाइसिटिस की एक्टिविटीज के कारण क्या होगा, मिट्टी से हमें खुशबू आएगी। जब पहली बारिश होगी तो क्या होगा, मिट्टी से हमें खुशबू आएगी। किसके कारण आएगी खुशबू, एक्टिनोमाइसिटिस के कारण। तो उसका सही आंसर क्या होगा, एक्टिनोमाइसिटिस। याद रखेंगे आप। क्या आपसे पूछा जाए कि ड्राई सॉइल में कौन, तो एक्टिनोमाइसिटिस, ठीक। यदि हम एसिडिक सॉइल में, ठीक, पूछा जाए तो कितने, कौन, फंगस। आया साहब समझ में आपको, क्या अम्लीय मृदा में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला सूक्ष्मजीव फंगस, ठीक। मृदा में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया। सूखी मृदा में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में सूक्ष्मजीव एक्टिनोमाइसिटिस, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोमास या जैव भार के अनुसार पाया जाने वाला सबसे मात्रा में सूक्ष्मजीव कौन सा रहेगा मृदा में, तब भी आप लगाएंगे फंगस को। कौन रहता है, बायोमास, ठीक है ना, जैव भार के आधार पर कौन रहेगा, फंगस, ठीक है।
आ गया समझ में आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए वायुमंडल, ठीक है ना, वायु का घेरा। इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर सोइल एयर इज रिच इन। वायुमंडल की तुलना में मृदा में निम्न में से कौन अधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन ये है। ऑप्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन और क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, देखते हैं। देखिए एक तरफ एटमॉस्फेयर देख लेते हैं, एक तरफ सोइल कर लेते हैं। ठीक, एटमॉस्फेयर क्या है? पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक घेरा है या वायु का एक आवरण है, जिसे क्या कहते हैं हम? वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायु क्या होती है? अलग अलग गैसों का संघनित रूप है। कौन? वायु। ठीक, देखो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ठीक, ऑक्सीजन, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और अदर गैसेस। ठीक ठीक, नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अदर गैसेस छोड़ो उनको अभी। सॉइल, ठीक, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन नहीं होती, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन नहीं होती, तो फिर पौधे कहाँ से लेते हैं नाइट्रोजन? एटमॉस्फेयर से ही लेंगे। कौन? पौधे नाइट्रोजन लेंगे। दूसरा हो सकता है हम फर्टिलाइजर दे तब भी हम मिल जाएगी उनको नाइट्रोजन। ठीक है ना, जो भी नाइट्रोजन धारी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं उनके थ्रू पौधों को क्या मिल जाएगी? नाइट्रोजन। ठीक, ऑक्सीजन 20.6% लगभग हो गई वायुमंडल के समान ही। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% किसमें? एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पर कितनी होती है? 0.25%। देखो वायुमंडल में कितनी है? 0.03%, लेकिन सोइल में कितनी है? 0.25%। तो कहाँ ज़्यादा हुई है? सोइल के अंदर वायुमंडल की तुलना में। ठीक है ना, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? वायुमंडल की तुलना में सोइल में कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। कितनी? 0.25% सोइल में है। आ गया समझ में महाराज? ठीक, देखो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है किसमें? सोइल में, वायुमंडल की तुलना में। ठीक, नाइट्रोजन तो सोइल में होती नहीं, फर्टिलाइजर देना पड़ता है इसके लिए। ठीक है ना, या फिर बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कौन से? राइजोबियम, एजिटोबैक्टर। ठीक है ना, ओजोन क्या है? ओजोन क्या है? गैस थोड़ी है, एक लेयर है ओजोन लेयर। ठीक है ना, ये क्या है? लेयर है जो क्या करती है? हमारी सुरक्षा करती है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से। यदि ये लेयर नहीं हो तो डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश धरती पर आएगा, पृथ्वी पर आएगा, पृथ्वी पर आएगा तो हमारे ऊपर आएगा। ठीक है ना, हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा। और जब सूर्य का प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट जो रेस रहती है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगी हमारे, तो हमें क्या हो सकती है? जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है। ठीक है ना, म्यूटेशन हो सकता है हमारे अंदर, स्किन कैंसर हो सकता है, अलग अलग बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं हमारे अंदर। ठीक है ना, तो ओजोन लेयर क्या करती है? इनसे प्रोटेक्ट करती है हमको। किनसे? हानिकारक पराबैंगनी किरणों से। ठीक, और ऑक्सीजन वायुमंडल में 21%, मृदा में भी 20.6 लगभग हो गया 21%। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की तुलना में मृदा में ज़्यादा मिलती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हो गया हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? किस जगह होता है? कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का निर्माण होता है? न्यूक्लियस में होता है, या राइबोसोम में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, या साइटोप्लाज्म में होता है? ठीक है, इसका सही आंसर मैं बताता हूँ आपको, राइबोसोम। ठीक, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा, राइबोसोम से कुछ जुड़ी हुई बातें कौन सी? कि राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आरएनए के। ठीक, साथ में प्रोटीन किसके? आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। कौन? राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। ठीक है ना, कौन कौन से? 70S और 80S। देखो जो एस है ना, ये क्या है? जो एस है ये यूनिट है, राइबोसोम की क्या है? इकाई है। ठीक है ना, ये जो इकाई की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। किसने की? स्ट्रासबर्गर ने। ठीक, आ गया समझ में आपको? राइबोसोम किसके बने रहते हैं? आरएनए और प्रोटीन के। ठीक, जो इसके पीछे जो एस है, इसका मतलब क्या होता है? ये यूनिट है,
ठीक है ना, एस। इसकी खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने की, ठीक है ना। चलो राइबोसोम के बारे में कुछ अधिक जानकारी लेते हैं अपन, क्या होता है क्या नहीं। देखो ये हमारे प्लांट्स है, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखो ये क्या है? ये पीआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर दाने जैसी रचना दिख रही, गोल गोल दिख रही है, सॉरी ये क्या है? यही है राइबोसोम अपने, क्या है? राइबोसोम, ठीक। राइबोसोम की खोज किसने की? जॉर्ज एमिल पेलाडे ने की, ठीक है ना। किसने की? जॉर्ज एमिल पेलाडे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। अमेरिका के एक वैज्ञानिक है जॉर्ज एमिल पेलाडे, जिन्होंने किसको खोजा? राइबोसोम को खोजा, ठीक है। किसको खोजा? राइबोसोम को खोजा। किसने? जॉर्ज एमिल पेलाडे ने, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राइबोसोम को पेलाडे के कण, ठीक है ना, पेलाडे के कण भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का प्रमुख कार्य या मुख्य कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। बायोलॉजी से पूछे जाने वाला क्वेश्चन सेल के चैप्टर से, क्या कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है कौन? राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का, ठीक है। आ गया समझ में आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक। देखो, डिवाइन डेवलप्ड थ्रू विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिवाइन क्या है? देखो भाई साहब, डिवाइन क्या है? डिवाइन एक प्रकार का हर्बिसाइड है। क्या है? हर्बिसाइड है। डिवाइन क्या है? हर्बिसाइड है, ठीक है। कैसा हर्बिसाइड है? बायो हर्बिसाइड है, ठीक है ना। जैविक रूप से तैयार होता है, ठीक है ना, जैविक रूप से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। जीवों से तैयार मतलब बायो हर्बिसाइड, ठीक, जैविक। अब इनमें किससे तैयार होता है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या ऑल ऑफ दिस, ठीक। तो तैयार होता है फंगस से। किससे? कवक से। किससे? फफूंद से, ठीक है ना। चलो डिवाइन के बारे में तुमको कुछ जानकारी बताते हैं। ये देखो डिवाइन विश्व का पहला बायो हर्बिसाइड। यदि पूछा जाए कि विश्व का पहला बायो हर्बिसाइड कौन, तो डिवाइन, ठीक। किस कवक से? तो फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा नामक कवक या फफूंद से बनाया गया एक लिक्विड मिक्सचर डिवाइन, ठीक है ना, हर्बिसाइड, जो कि वीट कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। अब पूछा जाए किस वीट को कंट्रोल करता है डिवाइन, तो कौन सी? मिल्क वीड वाइन। कौन सी? मिल्क वीड वाइन नामक खरपतवार के लिए किसे यूज़ करते हैं? डिवाइन को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मिल्क वीड वाइन का एक और नाम है स्ट्रंगलर वाइन। क्या है? स्ट्रंगलर वाइन भी कहते हैं मिल्क वीड वाइन को, ठीक है ना। अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? स्ट्रंगलर वाइन का या मिल्क वीड वाइन का? इसका साइंटिफिक नेम है मोरेन्सेरिया ओडोरेटा। क्या है? मोरेन्सेरिया ओडोरेटा मिल्क वीड वाइन का या स्ट्रंगलर वाइन का एक साइंटिफिक नेम है, ठीक। आ गया समझ में आपको? देखो किस कवक से तैयार हो रहा है? फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा, ठीक है ना। इनके स्पोर्स से तैयार होता है। कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक। ऐसा कैसा एक और होता है कोलेगो। यह भी क्या है? बायो हर्बिसाइड है, ठीक है। कोलेगो किससे होता है? कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोरियस, ठीक है ना। कौन सा है? कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोरियोडस, ठीक है। इस नामक कवक से तैयार किया जाता है कोलेगो, ठीक है ना। किस वीट के कंट्रोल के लिए? एस्किनोमीन विर्जिनिका। एस्किनोमीन विर्जिनिका क्या कवक है? देखो कोलेगो किस कवक से तैयार हो रहा है? कोलेटोट्राइकम से, ठीक है ना। कंट्रोल किसके लिए कर रहे हैं हम? एस्किनोमीन विर्जिनिका। ये क्या है? वीड है, ठीक। ये साइंटिफिक नेम है वीड का। किस वीड का साइंटिफिक नेम है? जॉइंट वेज का। जॉइंट वेज इसका साइंटिफिक नेम है। किसका? जॉइंट वेज का। ये जो चित्र में दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये है जॉइंट वेज, ठीक है ना। इसके कंट्रोल के लिए किसका यूज करते हैं हम? कोलेगो का, ठीक। डिवाइन और कोलेगो समझ में आ गया आपको? विश्व का पहला बायो हर्बिसाइड डिवाइन किस कवक से? फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा नामक कवक से, ठीक है। किस पार्ट से? इसके स्पोर से बनाया जाता है, ठीक। किस वीट के लिए? तो मिल्क वीड वाइन। एक और नाम है स्ट्रंगलर वाइन, ठीक। मोरेन्सेरिया ओडोरेटा। आ गया समझ में आपको? कोलेगो हमारा दूसरा हर्बिसाइड मैंने बताया आपको, ठीक। कोलेटोट्राइकम नामक फंगस से, ठीक। किसके लिए? विर्जिनिका, एस्किनोमीनी विर्जिनिका या फिर जॉइंट वेज, ठीक।
जो आपको दे दे, जॉइंट बेच दे आपको, या फिर इसका इनोमिनी वेजिना का दे, ये भी सही है, ठीक है ना। कौन करता है कंट्रोल? कोलेगो, यह भी एक बायो हर्बिसाइड है, डिवाइन की तरह ही कार्य करता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। अगली क्लास हम कल से कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।